Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we are going to continue with our topic experimental research designs. So this is part 2 of the lecture. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कॉजेलिटी को प्रूव करने के लिए that whether independent variable causes a change in dependent variable हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और 4 कंडीशंस जो हैं उनको फुलफिल करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने चूज़ किया है क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल ऑफ कंसर्न है क्या सिर्फ वही अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को या दूसरे वेरिएबल्स जो कंफाउंडिंग कहलाते हैं जो कंटेमिनेटिंग भी कहलाते हैं क्या वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हमने वाकई ये चेक करना है कि सिर्फ उसी वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो हमें लैब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो हम अपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके और दूसरा हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं यानी उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस रिसर्च से कंसर्न है हमारा ज़्यादा तो हम उसमें अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आमतौर पे हमें को उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करना होता है और उन ग्रुप्स में से एक या दो या तीन या जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम ट्रीटमेंट ग्रुप्स कहते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं जिसके ऊपर हम किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट या किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं करते और उसको हमने सिर्फ एक कंपैरिजन ग्रुप के तौर पे रखा होता है। आमतौर पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि रैंडम असाइनमेंट होनी चाहिए ताकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स दो या दो से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इस तरीके से डिवाइड हो जाए रैंडमली कि हम आपस में ग्रुप्स को कंपेयर कर सकें। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम उनकी रैंडम असाइनमेंट इस तरह करें कि हम ग्रुप्स को मैच कर दें ताकि हमारे पास अगर कोई ऐसा डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक जो बहुत प्रोमिनेंट है जैसे जेंडर्स हैं जिस तरीके से एज ग्रुप पे एक्सपीरियंस हो सकता है उनको हम इक्वली दोनों ग्रुप्स में डिवाइड कर दें ताकि उन ग्रुप्स का भी आपस में कंपैरिजन किया जा सके। फिर एक्सपेरिमेंट्स जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ परफॉर्म किए जाते हैं उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखना होता है कि उनकी इंटरनल वैलिडिटी कितनी है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम किस हद तक इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को कॉज करता है। तो कॉजेलिटी हाई होगी अगर इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी और ये कॉजेलिटी हाई होगी लैब एक्सपेरिमेंट में जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में किया जाता है उसके अंदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स लो होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल वैलिडिटी लो है तो फिर हम कॉजेलिटी के बारे में श्योर नहीं होते। सेकंड पे आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सटर्नल वैलिडिटी का कंसर्न है जनरलाइजेबिलिटी यानी हमारे जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के हम किस हद तक उन रिजल्ट्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स या डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं या हम कितने श्योर हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत वाइडर पॉपुलेशन पे हो सकती है। So to test these relationships which have more generalizable results or applicability हमें फील्ड एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना पड़ता है। तो लेट अस डिस्कस फील्ड एक्सपेरिमेंट और उसके बाद हम वैलिडिटी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फील्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट डन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने नाम दिया था नॉन कंट्राइव्ड। ये नॉन कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली जो काम हो रहा है और हम उस काम के दौरान एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि वी गिव ट्रीटमेंट्स टू वन और मोर ग्रुप्स व्हाइल दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आप रिकॉल करें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स में फेमस हैथरॉन स्टडीज कंडक्ट की गई। ये हैथरॉन स्टडीज जिसमें ये देखना था कि क्या ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस या उनकी प्रोडक्टिविटी का लाइट पे इफेक्ट है, या लाइट की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये नॉर्मल फैक्ट्री में ये स्टडीज परफॉर्म की गई। इसी तरीके से अगर हमने करना है एक फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी हमने ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे रैंडमली या मैश ग्रुप्स को इसमें बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट हम किस तरह दे सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ पीस रेट सिस्टम ऑन प्रोडक्शन, यानी कि आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं प्रोडक्शन की, पर पीस पेमेंट कर रहे हैं या पर टाइम पेमेंट कर रहे हैं, हम इसका आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि फैक्ट्री में एक शिफ्ट जो है, आपको फैक्ट पता है कि फैक्ट्रीज में डिफरेंट शिफ्ट चलती हैं, तो एक शिफ्ट को आप कंट्रोल ग्रुप में असाइन करते हैं और दो या दो से ज़्यादा या डिफरेंट शिफ्ट्स को आप ट्रीटमेंट दें। ठीक है, तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि वो किस किस्म की ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, हमारा मकसद यहाँ पे ये समझना है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में जब भी आप कुछ इंटरवेंशन या कोई ट्रीटमेंट देंगे या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर आप बिल्कुल आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जितनी आपकी लैब एक्सपेरिमेंट में होती है, क्योंकि वो आप सारा का सारा खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का एक लैब एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो हम एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी जनरलाइजेबिलिटी वाइडर होती है, क्योंकि हमने उसको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में हमने उसको टेस्ट किया है। जबकि लैब एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जो हम आगे ये अपने डिस्कस भी करने लगे हैं, वो उतनी हमारे पास जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर हमारी इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, क्योंकि हम कॉज एंड इफेक्ट को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक दफ़ा फिर हम इसको देख लेते हैं कि कौन से किस्म के एक्सपेरिमेंट में वैलिडिटी कैसी होती है। जो इंटरनल वैलिडिटी जिसमें हम ये श्योर होते हैं कि कॉजेलिटी एग्जिस्ट करती है, ये लैब एक्सपेरिमेंट में हाई होती है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में लो होती है। जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी जिसमें हम ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी हाई है, ये लैब एक्सपेरिमेंट में लो है, क्योंकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया है। जबकि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में हाई है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे हमारा एक कंक्लूजन क्या होता है कि इफ़ वी वांट हाई इंटरनल वैलिडिटी, we should be willing to settle for a low external validity and vice versa. So let's take a look at those factors जो हमारी experiments की validity, चाहे वो internal validity हो या external validity है, उसको disturb करते हैं। ये 7 factors हम discuss कर रहे हैं, but there are more than these. These are the most popular ones and more discussed ones, लेकिन इससे हटके भी और factors होते हैं। तो अभी हम इनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको एक चूंकि कंसेप्ट की समझ आ जाएगी, तो बाकी फैक्टर्स अगर आपको फेस करने पड़े या आप उनको स्टडी करना चाहें, तो आपको इजीली उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है हिस्ट्री इफेक्ट, मैच्योरेशन इफेक्ट, टेस्टिंग इफेक्ट, सिलेक्शन या सैम्पलिंग बायस इफेक्ट, mortality effect, statistical regression effect, and instrumentation effects. So these are those confounding factors that affect either internal, external or both types of validity. तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए साथ साथ मैं एग्जाम्पल को कोट करता जाऊंगा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो कि हम कौन से किस्म का एक्सपेरिमेंट जो है उसको साथ लेके चल रहे हैं। The
द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसका नाम हम एक्स सपोज करते हैं, वांट्स टू नो if flexible working hours will improve job satisfaction among employees। यानी flexible working hours जो है वो हमारे IV हो गया और job satisfaction जो है वो हमारा DV हो गया। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर FWH का इफेक्ट हमने देखना है जॉब सेटिस्फेक्शन पे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। सो दे सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विद टू ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, an experiment group of employees with flexible working hours। The experiment will run for 6 months, यानी इसकी duration 6 months है। All employees fill in a survey measuring their job satisfaction before the experiment and after the experiment। तो यहाँ पे हमें चूँकि information हमारे पास limited है तो हमें लग रहा है कि ये एक field experiment कर रहे हैं, क्योंकि ये employees की organization में काम करते हुए ही साथ साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। सो अब हिस्ट्री इफेक्ट किस तरीके से हमारी वैलिडिटी को डिस्टर्ब करता है। हिस्ट्री इफेक्ट ये होता है कि वी हैव एन अनएक्सपेक्टेड फैक्टर और अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द कॉजल रिलेशनशिप टेस्टेड इन द स्टडी। यानी अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं परफॉर्म, लेकिन दरमियान में कोई ऐसा कंफाउंडिंग फैक्टर आ जाता है, एक ऐसा कोई रीजन बन जाती है जिससे आपका वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हम एक्सपेरिमेंट जॉब सेटिस्फेक्शन पे परफॉर्म कर रहे थे, ये पॉसिबिलिटी है कि एक नया मैनेजर आ जाए जो प्रीवियस मैनेजर से बेटर हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो, अच्छा लीडर हो, और उसके आने की वजह से वो ड्यू के स्टडी की ड्यूरेशन में आ गया, जॉब सेटिस्फेक्शन वैसे ही इम्प्रूव हो जाए। यानी हमारा मकसद तो ये देखना था कि इंटरनल के जो फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग आवर्स की, क्या उसका जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है। और हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन एक नया मैनेजर आ गया जिसकी वजह से वो जॉब सेटिस्फेक्शन वैसे ही इम्प्रूव हो गई। सो ये न्यू मैनेजर जो है ये कंफाउंडिंग फैक्टर या हिस्ट्री इफेक्ट के तौर पे सामने आ जाएगा। इसी तरीके से एक डेयरी फॉर्म है जिसने अपनी सेल प्रमोशन लगाई और उसने देखा कि मेरी इस सेल प्रमोशन की वजह से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसने एक अपनी प्रमोशन बनाई। अब टेलीविजन पे या दूसरे पॉपुलर मीडिया पे जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन है उसने अपनी एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट कर दी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर कोई मिल्क कंपनी है वो पाकिस्तान में अपनी एडवर्टीजमेंट लगा रही है, जिस तरीके से मिल्क पैक है या दूसरी जो मिल्क कंपनीज हैं, लेकिन जो टेट्रा पैक एसोसिएशन है, जो ये तमाम डब्बों के दूध वाली एसोसिएशन है, उसने अपनी एडवर्टीजमेंट भी चला दी। अब ये एक अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है जिसकी वजह से भी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो हमारे लिए ये एस्टेब्लिश करना कि जो सेल्स इंप्रूव हो रही हैं क्या वो उस कंपनी की अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजीज की वजह से हैं या जो एसोसिएशन ने अपनी एडवर्टीजमेंट लगा दी है उसकी वजह से हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी को डिस्टर्ब करेगा। सो इंटरनल वैलिडिटी को क्यों डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करना हम इतने कॉन्फिडेंट उसके बारे में नहीं होंगे। सेकंड कंफाउंडिंग फैक्टर और सेकंड फैक्टर दैट डिस्टर्ब्स द वैलिडिटी इज द मैच्योरेशन इफेक्ट। अब मैच्योरेशन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एक्सपेरिमेंट में, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से अफेक्ट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी वजह से नहीं, टाइम की वजह से भी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इम्प्रूव हो जाए। सो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करनी है अपने एम्प्लॉयज की थ्रू our independent variable which is time और job flexibility। तो हुआ ये कि ड्यूरिंग द 6 months एक्सपेरिमेंट जो हमने स्टार्ट किया था, एम्प्लॉयज काम करते हुए वैसे ही एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेटर एट देयर जॉब्स। तो उसकी वजह से उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो रही है।
यहाँ एक और एग्जांपल भी आपको कोट करता चलूँ कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनहेंस टेक्नोलॉजी और हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं एफिशिएंसी पे, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, कुछ ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड की, और हमने ये देखना था कि क्या उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे उस एक्सपेरिमेंट का टाइम गुजरता गया, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना शुरू हो गए और वैसे ही जॉब ज़्यादा बेहतर करना शुरू हो गए। तो इस मैचुरेशन इफेक्ट की वजह से हो सकता है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। इसी तरीके से जब हमने देखा कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो हमने 2 या 3 ग्रुप्स बनाए थे जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन वो दोनों ग्रुप्स या वो तीनों ग्रुप जिनमें से एक कंट्रोल ग्रुप था जिसके ऊपर हमने किसी किस्म का आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट नहीं डाला, वो भी अपनी जॉब में ज़्यादा बेहतर हो गया जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस हो गया उस जॉब का, और वो उस एक्सपीरियंस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई। यहाँ पे हुआ ये कि टाइम के इफेक्ट की वजह से या मैच्योरेशन इफेक्ट की वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके वैल्यूज चेंज हो गई। तो अगेन वंस अगेन यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर आपका जो टाइम है वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल के तौर पे सामने आ जाएगा। तो इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा कि कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो आपकी इंटरनल वैलिडिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, और इस वाले फैक्टर में हमने ये कहा कि टाइम की वजह से, टाइम गुजरने की वजह से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज वैसे ही चेंज हो रही हैं। तो ये बताना कि क्या ये वैल्यू सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही है या कोई और फैक्टर भी है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लोअर होता जाएगा। थर्ड फैक्टर जो हमारी वैलिडिटी को डिस्टर्ब कर सकता है दैट इज टेस्टिंग इफेक्ट। हमारा थर्ड फैक्टर जो वैलिडिटीज को डिस्टर्ब कर सकता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वो है टेस्टिंग इफेक्ट। आपको पता है जिस तरह हम एक्सपेरिमेंट में एक प्री टेस्ट करते हैं जिसमें हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मेजर करते हैं, सो इट इज द फर्स्ट मेजर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम एक पोस्ट टेस्ट करते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको मेजर करते हैं। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट इफेक्ट इज इक्वल टू पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, और ह्यूमन पार्टिसिपेंट और ह्यूमंस के बारे में आप जानते हैं कि उनके कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, उनकी कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो हमेशा हर किस्म के इंटरवेंशन या हर किस्म के ट्रीटमेंट के ऊपर अफेक्ट होता है जिनका। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि समटाइम्स एम्प्लॉयज जो हैं दे फील अ नीड टू बी कंसिस्टेंट इन देयर आंसर्स, यानी कि आपने एक टेस्ट पहले दिया, आपको कुछ सिखाया गया, लेकिन आपने जब वो दोबारा टेस्ट दिया तो आपका एक अंदर ये सोच थी कि मैं अपने प्रीवियस आंसर से कंसिस्टेंटली आंसर करूं, उनसे मिलते जुलते ही आंसर करूं। तो इस चीज को हम कहते हैं टेस्टिंग इफेक्ट। सो दिस टेस्टिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्रायर ऑब्जर्वेशन यानी प्री टेस्ट अफेक्ट्स द लेटर ऑब्जर्वेशन। आपके जहन में चूंकि वो क्वेश्चंस रह गए थे, सो आपने क्या किया कि आपने कंसिस्टेंटली उनको आंसर किया। अब यहाँ पे मसला ये है कि हम तो ये देखना चाह रहे थे कि ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन आपके चूंकि आंसर सेम है तो वो जो असल इफेक्ट है वो वहां पे गायब हो गया। तो इसमें ये तरीका किया जा सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जाए, तो इस किस्म के ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग बनाई जाए जिसमें ह्यूमंस की जो अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस है वो मिनिमाइज हो जाए, या कोई टास्क बेस्ड एक्टिविटी बना ली जाए जिसमें वाकईतन पता चले कि आपने जो ट्रीटमेंट दी है या आपने जो इंटरवेंशन दी है उसका क्या फ़ायदा हुआ है ऑन द एम्प्लॉयज़।
अच्छा, मेन टेस्टिंग इफेक्ट के अलावा यहाँ पे इंटरेक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट भी हो सकता है, जिसमें जब आपने क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर किया यानी आपने प्री टेस्टिंग की, तो उसके रिएक्शन में एम्प्लॉयज को समझ आ गई कि हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली अपना वो वाला डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इम्प्रूव कर लिया। यानी द क्वेश्चनेयर अबाउट द जॉब सेटिस्फैक्शन used in the pre-test triggers the employees to start thinking more consciously about their job satisfaction. तो यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट के इफेक्ट की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव नहीं हो रही। जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव इसलिए हो रही है कि जब आपने टेस्ट दिया, एम्प्लॉयज को उस टेस्ट से ही समझ आ गया कि यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये भी देखें कि आपने वही क्वेश्चनेयर कंट्रोल ग्रुप को दिया, वही क्वेश्चनेयर आपने ट्रीटमेंट ग्रुप को दिया। अब दोनों ग्रुप्स को समझ आ गई कि हमारी बात हो रही है जॉब सेटिस्फैक्शन की, तो दोनों ग्रुप्स ने ही अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना शुरू कर दी, उसके बारे में ज़्यादा बेहतर सोचना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कंट्रोल ग्रुप को उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन वाली ट्रीटमेंट यानी फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाली ट्रीटमेंट नहीं दी गई, लेकिन जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसको वो ट्रीटमेंट दी गई जिसमें उनकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल कर दी गई। उसके बावजूद दोनों ग्रुप्स की जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो गई बिकॉज ऑफ इंटरेक्टिव टेस्टिंग इफेक्ट। यानी दोनों ग्रुप्स को समझ आ गई कि हमारे साथ जॉब सेटिस्फैक्शन का हमें क्वेश्चनेयर दिया गया है, तो हम उसको वैसे ही बेहतर कर लें क्योंकि मैनेजमेंट हमारे से ये चाहती है। तो टेस्टिंग इफेक्ट की वजह से आपकी दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। द फोर्थ फैक्टर जो हमारी वैलिडिटीज को डिस्टर्ब करता है वो है सिलेक्शन या सैम्पलिंग बायस इफेक्ट। अब जिस तरह हम लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो लैब एक्सपेरिमेंट में हम जाहिर है जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं हम उनको सिलेक्ट नहीं करते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन यूनिवर्सिटीज अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है तो हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लें उस स्टडी के लिए, ठीक है। सो इन लैब वी सिलेक्ट स्टूडेंट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टास्क ऑन परफॉर्मेंस। कैन वी जनरलाइज दिस टू रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग? तो अब इस वजह से क्या हुआ कि हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो लो हो गई। इसी तरह जो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें हमने एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया एक लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो हुआ ये कि एम्प्लॉयज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सपेरिमेंट आर सिग्निफिकेंटली यंगर देन एम्प्लॉयज इन अदर डिपार्टमेंट, सो द रिजल्ट्स कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड। तो आम तौर पे जब लैब एक्सपेरिमेंट किया जाता है या पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं जो रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमारी रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी जर्नलाइजेबिलिटी जो है वो लो हो जाती है। इन द सेम मैनर अगर हम एम्प्लॉयज को रैंडमली असाइन ना करें ग्रुप्स में, उनकी इम्प्रॉपर या अनमैच सिलेक्शन करें, तो हमारी इंटरनल वैलिडिटी भी लो हो जाती है। तो हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि जॉब जो आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग है उसका जॉब सेटिस्फैक्शन पे क्या इम्पैक्ट है। सो इंस्टेड ऑफ अ रैंडमली असाइनिंग एम्प्लॉयज to one or two groups, employees can volunteer to participate in an experiment to improve job satisfaction. तो जब एम्प्लॉयज वॉलंटियर कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो जब वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो रहे तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, उसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो हमारी एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी जो है वो लो हो जाती है। तो सिलेक्शन बायस इफेक्ट में हमारे पार्टिसिपेंट्स प्रॉपर तरीके से जब सिलेक्ट नहीं किए जाते थ्रू आइदर रैंडम और मैच सिलेक्शन, तो दोनों एक्सटर्नल वैलिडिटीज भी और इंटरनल वैलिडिटीज भी लो हो जाती हैं।
Then we have another effect which is mortality or attrition effect. अब mortality और attrition effect is very simple although the name may sound difficult. इसमें ये होता है कि over the time आपकी ग्रुप की composition चेंज हो सकती है. देखिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और इन दौरान जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं. सो जब पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट से तो फिर आपको स्टार्ट में जो पार्टिसिपेंट्स थे और स्टार्ट में जो आपने उसमें टेस्ट परफॉर्म किया था उनसे प्री टेस्ट लिया था और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट हो गए तो उनके ड्रॉप आउट होने की वजह से कंपैरिजंस बिकम डिफिकल्ट. Why group composition may change? Because those who drop out after treatment उनकी वजह से आपकी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट हो जाता है क्योंकि अब आप कॉज एंड इफेक्ट के बारे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते. वजह ये एग्जाम्पल जो हमने एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म की उससे हमें समझ आएगी कि रियली डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज क्विट देयर जॉब ड्यूरिंग द स्टडी. यानी हम सेटिस्फेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, जो ज्यादा डिससेटिस्फाइड है वो जॉब छोड़ गए. सो अब ये होगा कि द एवरेज जॉब सेटिस्फेक्शन विल नाउ इम्प्रूव. लेकिन वो इम्प्रूव इस वजह से नहीं हुई कि हमने ट्रीटमेंट दी है, वो इम्प्रूव इस वजह से हुई है कि आपके जो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड थे अब वो उस ग्रुप में नहीं है तो ओवरऑल एवरेज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो जाएगी. तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम एम्प्लॉयज का जो ड्रॉप आउट है अगर वो रैंडमली ड्रॉप आउट कर जाएं तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो फिर हमारे रिजल्ट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. वी हैव अ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट. यहाँ पे भी ह्यूमन टेंडेंसीज की बात है कि ह्यूमन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एवरेज रिप्लाई करें, यानी ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना चाहते हैं ऑन अ लोअर साइड, ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना चाहते हैं ऑन द हायर साइड. सो हमने ऐसे पार्टिसिपेंट्स चूज किए कि जिनके स्कोर्स बहुत एक्सट्रीम थे. अब उनमें से कुछ जो थे वो बहुत लो लेवल पे थे और कुछ जो थे वो बहुत हाई लेवल पे थे. अब हुआ ये कि जब हमने उनका प्री टेस्टिंग की तो हमें समझ आ गई कि कुछ लो लेवल पे हैं और कुछ हाई लेवल पे हैं. लेकिन जब हमने उनकी पोस्ट टेस्टिंग की आफ्टर द ट्रीटमेंट, so the law of probability says that those with low score will tend to score near mean after the treatment and those with high scores may also tend to downgrade to mean after the treatment. So हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयज हु स्कोर एक्सट्रीमली लो in the first job satisfaction survey probably show greater gain in job satisfaction than employees who scored average. यानी जो लो पे थे उन्होंने ज्यादा लर्न किया, जो हाई पे थे उन्होंने थोड़ा सा लर्न किया और एट द एंड क्या हुआ कि जो ओवरऑल स्कोर था वो मीन के करीब करीब था. तो यहाँ पे ये टेंडेंसीज इसलिए आ जाती हैं कि जो पहले से चीज़ों को जानते हैं, जिनके पहले से स्कोर्स हाई हैं, वो ट्रीटमेंट के दौरान ज़्यादा लर्न नहीं करते. सो वंस अगेन स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन को भी कंट्रोल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रैंडम असाइनमेंट की जाए पार्टिसिपेंट्स की ताकि हम इस इफेक्ट को भी मिनिमाइज कर सकें. तो इस तरीके से रिग्रेस टुवर्ड्स मीन की वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट. इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट में जैसे आपको पता है कि हम एक प्री टेस्ट करते हैं और एक हम पोस्ट टेस्ट करते हैं. अच्छा, ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किस चीज़ का होता है? ये होता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का. अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे जॉब सेटिस्फेक्शन हो या डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे आपकी प्रोडक्शन हो, हम उसको टेस्ट करते हैं.
अब ये पॉसिबिलिटी है कि वी यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर, और आपस में ये स्टैंडर्डाइज्ड ना हो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इनके दरमियान डिफरेंट हो इंटरप्रिटेशन का, इनकी सब्जेक्ट मैटर का। सो इस डिफरेंस की वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे वही जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन जो है वो पोस्ट टेस्ट में उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए, जिसकी वजह से उसका प्री टेस्ट के साथ जो कंपैरिजन वो मुश्किल हो जाता है। इन समरी, the shorter the time span of experiments, the less the chances are that we encounter history, maturation and mortality effects. इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले एक लास्ट और एक्स्ट्रा एक आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फैक्टर्स जो वैलिडिटी को डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट। सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट में ये पॉसिबिलिटी है कि हमने कंट्रोल ग्रुप तो बना दिया और हमने ट्रीटमेंट ग्रुप भी बना दिया, लेकिन उनके पार्टिसिपेंट्स की आपस में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गई, और उस इंटरेक्शन की वजह से उन पार्टिसिपेंट्स को ये समझ आना शुरू हो गई कि हमारे ऊपर क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या हमें क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, या हमें क्या सिखाया जा रहा है जो डिफरेंट है। और उस डिस्कशन की वजह से उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो ट्रीटमेंट है वो अफेक्ट हो गई, और हमारी इंटरनल वैलिडिटी को एक थ्रेट हो गया। सो द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आर रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का मतलब ये है कि वो उन्हें शिकायत होगी कि हमारे वर्किंग आवर्स को फिक्स किए गए, एज कंपेयर टू द ग्रुप विद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, और उसकी वजह से उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो गई। यानी आपने दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को आपने फिक्स वर्किंग आवर्स पे रख दिया, दूसरे को आपने फ्लेक्सिबल पे रख दिया। अब जिसको आपने फिक्स पे रखा वो जो सोच रहा है, उनके ज़हन में ये तो नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, हमने तो उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम तो उनका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन पे। लेकिन जब उन्हें पता चला है कि ऐसा ग्रुप भी है, एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हमें फिक्स वर्किंग आवर्स दिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट पाथ कि हर चीज़ हमारे मुताबिक जिस हम चाहते हैं वैसे ही हो जाए। We need to be very careful and we need to eliminate all these factors as much as possible, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो हैं उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस, उनकी इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस स्पेशली, और उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो व्हाट वर दी फैक्टर्स? सोशल इंटरेक्शन को हमने एक्स्ट्रा फैक्टर के तौर पे डिस्कस किया, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से थे। इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट, यानी मीन की तरफ लोग जाने की कोशिश करते हैं, हाई वाले भी मीन पे आ जाते हैं, लो वाले भी मीन पे आ जाते हैं। मोर्टेलिटी इफेक्ट, यानी लोग जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनकी वजह से इफेक्ट होती है वैलिडिटी। सैम्पलिंग इफेक्ट, हम डिफरेंट किस्म का सैंपल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो रियल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, या हम उनको रैंडमली असाइन नहीं करते ग्रुप्स में। टेस्टिंग इफेक्ट, हम जो प्री टेस्ट करते हैं उसकी वजह से पोस्ट टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब होता है, या जब हम प्री टेस्ट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाती है। मैच्योरेशन इफेक्ट, टाइम के साथ साथ जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अफेक्ट हो जाता है। एंड फर्स्ट वन इज हिस्ट्री इफेक्ट, कि आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई थर्ड वेरिएबल ऐसा आ जाता है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज को अफेक्ट कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस।